सेशन में विल कवर मोर ऑन दिस। अब बैंक क्या चीज होती है? व्हाट इज अ बैंक? सो बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस दैट टेक्स केयर ऑफ मनी ऑफ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट्स, प्रोवाइड लोन्स टू द पीपल फॉर बिजनेस और पर्सनल यूज। इसका मतलब बैंक एक ऐसी जगह है जहां पर हम अपना पैसा रख सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी अपना पैसा रख सकते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए एंड बिजनेस पर्पस के लिए। अब बैंक होने का फायदा क्या है? बैंक होने का फायदा यह है कि हमारा जो पैसा है वो सिक्योर्ड है, क्योंकि बैंक उसकी गारंटी लेता है कि वो हमारा पैसे को सिक्योरिटी के साथ रखेगा अपने पास। अब एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें अगर मैं बैंक की, बैंक कब खुला था, तो बहुत ही पुरानी 2000 बीसी के अंदर इंडिया सुमेरिया के अंदर एक बैंक का कॉन्सेप्ट था, जहां पर क्या होता था, बड़े बड़े जो व्यापारी थे वो क्या करते थे, छोटे फार्मर्स को, छोटे व्यापारियों को लोन दिया करते थे और उस लोन के एवज में वो उनसे कुछ अमाउंट लिया करते थे। उस टाइम पे बार्टर सिस्टम होता था तो कुछ पैसा ले लेते थे। उसके बाद एंशिएंट ग्रीस के अंदर, रोमन एम्पायर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो मंदिर थे वहां के, द टेम्पल्स यूज्ड टू गिव द लोन टू द पीपल एंड पीपल एक्सेप्ट द डिपॉजिट एज वेल। तो ये सब हमें रोम के पीरियड से भी पता लगता है कि बैंक जो था उस टाइम से स्टार्ट हो रहा था। अगर मैं बात करूं आर्कियोलॉजी की, तो एशियन चाइना और इंडिया शो द एविडेंस ऑफ मनी लैंडिंग। इट मींस it's a huge back we have a बैंक का कॉन्सेप्ट था हमारे पास ना। ओल्डेस्ट बैंक सबसे पहले जब हमारी अब अगले पिछले 300-400-500 साल की बात करें तो सबसे पहला जो बैंक था वो 1472 में खुला था, जिसका नाम क्या है, मॉन्टी दे पासी द सिएना, जिसका हेडक्वार्टर सिएना इटली के अंदर है और वो बैंक आज तक चल रहा है, लेकिन अब 2009 में वो बंद हो गया। उसके अलावा एक और बैंक है जो सबसे पुराना है, बैंको डी नेपोली, हेडक्वार्टर इन नेपल्स, अगेन इट इज इन इटली और विच हैज बीन स्टार्टेड सिंस 1463 से चल रहा है वो। Now, अब बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। अब ये बैंक था, इसके अंदर अकाउंटिंग सिस्टम भी होना चाहिए था कि कैसे पैसा आया, कैसे पैसा गया, हाउ टू टेक। तो 330 बीसी के अंदर, बिफोर क्रिस्ट के अंदर, कौटिल्य ने इसके बारे में डिस्कशन किया हुआ है कि द बुक कीपिंग रिकॉर्ड टू क्लासिफाई इकोनॉमिक डेटा, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कैसे अपलिफ्टमेंट हो रही है, कैसे डाउनमेंट हो रही है, उस सभी चीजों के बारे में हमें एक दस्तावेज बनाना चाहिए, हमें उसको एक रिटन कम्युनिकेशन में, रिटन में लिखना चाहिए, और जिससे कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आगे की तरफ बढ़ा पाए। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है बैंकिंग का वो आज का नहीं है, बहुत पुराना है, और उसमें कौटिल्य ने भी यही कहा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। नाउ अब बात करते हैं आज से कुछ 200-300 साल पहले, जब मौर्य डेंसिटी के अंदर भी हमारे पास एक, ये मैंने फिगर भी डाला है जिसके अंदर उन्होंने जो अपना अकाउंट वगैरह बनाते थे उसकी ये फिगर है, जो मौर्य डेंसिटी के अंदर लगभग 1750 बीसी, यानी कि वैदिक पीरियड के अंदर जिस इंस्ट्रूमेंट पे वो लिखते थे उसको हम कहते थे अधेशा, एंड इसके अंदर रिटर्न नोट लिखा जाता था कि कैसे कितना पैसा लिया गया है और दिया गया। तो दिए एक सैंपल दिया हुआ है अधेशा का, जिसके अंदर पर्सन ने कितना पैसा दिया, कैसे दिया, कब देगा, वो सारी चीजें लिखी हुई है। Then during the Buddhist period there was a considerable use of an instrument, merchant in a large town gave letter credit to one another, यानी कि अगर हम बुद्धिस्ट पीरियड की बात करें उस जमाने में भी वो लोग आपस में एक क्रेडिट नोट दिया करते थे, एक दूसरे को लिख के दिया करते थे इतने टाइम बाद ये पैसा देना या लेना है। स्टेजेस इन हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर बैंकिंग का स्टार्ट कैसे हुआ। तो जब हम बात कर रहे हैं स्टेजेस, तो मैंने इसको डिवाइड किया, प्री इंडिपेंडेंस स्टेज, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारे इंडिया के अंदर बैंक्स का क्या हाल था, पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेज, नेशनलाइजेशन ऑफ अ बैंक, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स एंड आईटी रिवोल्यूशन इन बैंक्स। तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, देयर वर 3 ओल्डेस्ट बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। These banks were called as presidency banks and they merged with the 1925 के अंदर Imperial Bank of India and which after independence became State Bank of India। तो इसका मतलब जो State Bank of India है वो हमारा सबसे पुराना बैंक है जो कि इंडिपेंडेंस से पहले खुला था, और इंडिपेंडेंस के बाद उस बैंक का, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम
क्या हो गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो आज भी एग्जिस्ट करता है और आज भी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है। अब यानी कि इसका मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या था, 1935 के अंदर एग्जिस्टेंस में आया, जो कि पूरे बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करता है। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उससे पहले था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाद में आया, क्योंकि काफी सारे बैंक आफ्टर इंडिपेंडेंस डूबना शुरू हो गए, तो उसको कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक ऑर्गेनाइज गठन करना पड़ा। अब इंडिपेंडेंस हो गया, इंडिपेंडेंस इंडिया में बैंकिंग सेक्टर की जरूरत थी, तो 1948 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज नेशनलाइज्ड एंड इट बिकेम एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी कि बैंक कब खुला था आरबीआई, 1935 में, लेकिन 48 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक नेशनलाइज का स्टेटस दे दिया और 1949 के अंदर एक एक्ट पास हुआ जिसके अंदर जितनी भी पावर आरबीआई को देनी चाहिए थी वो दी गई। अब पावर क्या थी, रेगुलेट करने की, कंट्रोल करने की, और अदर बैंक्स जो हमारे अदर बैंक्स है, चाहे वो शेड्यूल्ड सेक्टर में है चाहे अनशेड्यूल्ड सेक्टर में, उनको इंस्पेक्ट करने की हमारे को एक क्या दी थी, पावर दी गई थी। तो दैट वाज हैपन इन 1949 अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, दैट इज 1949 BRA। नाउ नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। अब बैंक्स कैसे स्टार्ट हुआ, जैसे मैंने अपने लर्नर्स को बताया कि बैंक्स बहुत बुरे से फेल हो रहे थे, तो उसी के में बहुत सारी कंट्रोल करने के लिए चीजें बनाई। तो जुलाई 1916 के 14 मेजर बैंक्स वर नेशनलाइज, यानी कि उससे पहले सब बैंक अपने अपने हिसाब से काम कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1969 के अंदर उसको अपने अंडर में ले लिया। April 15, 1980, another 6 banks were nationalized. With nationalization, banking system shifting to the class banking to the mass banking. यानी कि एक टाइम था जब सिर्फ कुछ लोग ही बैंकिंग फैसिलिटीज को यूज करते थे, लेकिन जब इंडिया ने नेशनलाइज किया तो मास बैंकिंग यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें कवर किया गया, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट खोले गए। अब ये थोड़ा सा मैं बताऊंगा कि 1990 के अंदर जब मनमोहन सिंह सरकार ने क्या बोला, लिबरलाइजेशन एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया। लिबरलाइजेशन का मतलब था फॉरेन बैंक कैन इन्वेस्ट इन इंडिया। So in early 1990s, the government embarked on the policy of liberalization and gave license to a small number of private banks, which came to be known as new generation tech-savvy banks like Global Trust Bank, UTI Bank. Now it is named as a Axis Bank, ICICI Bank and HDFC. इसके अलावा आज की डेट में तो और भी है, IDFC बैंक भी है। So there are multiple banks nowadays, but 1990 से पहले हमारे जितने भी बैंक थे वो सारे के सारे हमारे क्या थे, नेशनलाइज बैंक थे। लेकिन 1990s के बाद कुछ प्राइवेट बैंक्स को भी गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी, विच दे कैन रन इन द कंट्री। आओ करंट बैंकिंग सिनेरियो, अभी क्या स्टेटस है हमारे पास बैंकिंग का। करंटली इंडिया हैज 81 शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दैट इज SSB, 2819 is a nationalized bank, 8 SBI group, 1 IDBI, 29 foreign banks exist in India and 24 private banks, and they have a combined network of 53,000 branches and 17,000 ATMs all over India. The public sector banks hold 75% of total assets of the banking industry, while private and foreign bank holding 18 and 7%. So that is the current situation of a banking sector in India. अब बात करूंगा, मैंने बात की बैंक क्या होता है। बैंक क्या करता है, एक इंस्टीट्यूट था जहां पर हमने पैसा जमा कराया था। अब बैंक हमें सर्विसेज क्या दे रहा है आजकल, क्योंकि आज की डेट में बैंक इज नॉट ओनली अ डिपॉजिटिंग सम अमाउंट एंड विथड्रॉइंग, बैंक इज गिविंग अस so many other facilities which we can avail, like foreign currency, we can change the currency from one currency to another. Like I am going abroad, I need American US dollar or European pound, so I can go to my bank, they can convert into the particular currency. Investment banking, I can invest like term deposit, I can take a term deposit or for a longer period in time, and they are also having some other plans like investment plans, mutual fund, insurance business, even the banks are doing insurance business with them. Demat services is there. Demat is an account wherein we can, like it's an account wherein we can do mutual fund selling and or share market selling and purchase through a Demat account nowadays. That is only possible nowadays if you want to do
You want to work in share market, you need a demat account. Online trading, as I have already, providing public utility services like e-tickets, payment of bills, educative services, and extra. So all these are the banking services nowadays available to us. And I have given some of the banks available, like Yes Bank is there, which is a private bank, Citibank, Canara Bank, HSBC, Central Bank of India. So all these are the banks available nowadays, and all the banks are giving all these services to us. Now, types of banks. What are the different types of banks available in India? So that is central bank, cooperative bank, commercial bank, RRBs, which are regional rural banks, local area banks, specialized banks, small finance bank, and payment banks. So today we will be going to discuss central bank, commercial bank, and little bit of payment banks. And if I'll get a time, I'll explain the RRBs and local area banks as well, other banks as well. Now, सेंट्रल बैंक, सबसे पहले हमारे पास कौन सा बैंक है? सेंट्रल बैंक. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट passed in 1934 is a legislative act under the Reserve Bank of India was formed. This act, along with the Companies Act, which was formed amended in 1936, were meant to provide a framework for the supervision banking firms in India. यानी कि अभी क्या था कि आरबीआई तो बना दिया, लेकिन उसका काम सिर्फ था कंट्रोल नहीं करना था. अभी उसको सिर्फ एक सुपरविजन करना था जितनी भी बैंकिंग फर्म थी. बैंकिंग अभी यहां पर क्या थी? एक तरीके से प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूट से, लेकिन बाद में उसको सर्विस सेक्टर के अंदर लेके आया गया. तो शुरू में प्रॉफिट मेकिंग था, तो बैंकिंग जितनी भी फर्म थी उनको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को एक एक्ट पास करके इंडियन गवर्नमेंट ने उनको अधिकार दिए. नाउ अब धीरे धीरे हम आगे बढ़े. 1960 जैसे मैंने बताया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ 8 स्टेट एसोसिएटेड बैंक्स अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया subsidiary bank account in 1959. They are now called as associate banks. यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ कोई बहुत छोटे छोटे कुछ बैंक्स को मर्ज करके उसको नाम दिया गया एसोसिएट बैंक. 1969 के अंदर गवर्नमेंट नेशनलाइज 14 मेजर प्राइवेट बैंक्स. मैंने पहले भी बताया, वन ऑफ द बिग बैंक वाज बैंक ऑफ इंडिया ऑन दैट टाइम. और 1960-80 के अंदर 6 मोर प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज. प्राइवेट बैंक से क्योंकि आरबीआई कंट्रोल नहीं कर रहा था, तो उन प्राइवेट को भी नेशनलाइज का स्टेटस दे दिया गया. These nationalized banks are almost lenders in the Indian economy. They dominate banking sector because of their large size and widespread networks. The Indian banking sector is broadly classified into scheduled bank and non-scheduled bank. Scheduled bank are those banks included under the second schedule of RBI Act in 1934, and non-scheduled bank which are not under the direct control of RBI. Scheduled bank. Scheduled banks are further classified into nationalized bank, State Bank of India and its associates, RRBs, foreign banks, Indian private sector bank. And the term commercial bank refers to both scheduled and non-scheduled commercial bank, regulated under the Banking Regulation Act 1949. तो 1949 के एक्ट के अंदर के हिसाब से इन सभी की एक पावर्स डिसाइड करी गई, बैंक की फंक्शनिंग डिसाइड करी, एक फ्रेमवर्क डिसाइड किया गया, and that was designed by the BRA, that is the Banking Regulation Act, how we have to work in that. Now, what is the definition of a bank according to the BRA, Banking Regulation Act के according? 1949 के अंदर सेक्शन 5B के अंदर बैंकिंग को एक डिफाइन किया गया, which is accepting for the purpose of lending or investment of deposit of money received from the public and repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order or otherwise. So this is the definition, exact word to word definition from the BRA Act from the 1949, that is accepting for the purpose of lending or investment of deposit. यानी कि बैंक को अधिकार दिया गया कि वो पैसे को ले सकते हैं और आगे फर्दर डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट में या कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं. कौन सी मनी को? जो भी मैं बैंक में जमा करा रहा हूं वो बैंक में नहीं रहती, वो आगे भी बैंक क्या करता है? इन्वेस्ट कर देता है और उससे पैसा अरेंज करता है. विड्रॉएबल बाय चेक, यानी कि अब मैं कैसे पैसे निकाल सकता हूं? या तो मैं चेक से पैसा निकाल सकता हूं, या ड्राफ्ट से निकाल सकता हूं, या मैं कैश निकाल सकता हूं. नाउ अ डेज मोस्ट ऑफ द पीपल यूज द चेक. Now, what were the objectives
when BRA come into the existence. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों बनाया गया था, क्या रीजन था कि बनाया गया? मैंने अभी बताया भी कि कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि क्या फंड्स नहीं थे। तो हम एक एक करके पॉइंट्स पढ़ेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट क्यों क्यों क्या ऑब्जेक्टिव। तो पहला ऑब्जेक्टिव था द प्रोविजन ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1913 वाज फाउंड इनएडिक्वेट and unsatisfactory to regulate banking companies in India. Therefore, a need was felt to have a specific legislation having comprehensive coverage on banking business in India. मैंने बताया था अपने लर्नर्स को कि इंडिपेंडेंस से पहले बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर आता था। ये कंपनीज एक्ट का मतलब कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं था जो बैंकिंग को रेगुलेट कर पाए। कंपनीज क्या करती है, बेसिकली प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन होती है। लेकिन जब हम बैंकिंग की बात करते हैं तो बैंकिंग का जो बिजनेस है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, तो 1913 तक यानी कि कंपनीज एक्ट के अंदर था। उसके बाद क्यों था ऐसा, क्योंकि बैंकिंग बिजनेस एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज नहीं दे रहा था। अब क्यों जरूरत पड़ी, सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द इनएडिक्वेसी ऑफ कैपिटल मेनी बैंक्स फेल्ड, हेंस प्रिस्क्राइबिंग अ मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट वाज फेल्ट नेसेसरी। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ब्रॉट इन अ सर्टेन कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द बैंक्स। मैंने बताया ही था लर्नर्स को भी कि उस टाइम पे बैंकिंग को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, उनके पास कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं था, जिसकी वजह से काफी सारे बैंक फेल हो गए। उसको संभालने के लिए सेंट्रल बैंक ने कुछ स्टेप्स लिए और उन्होंने क्या किया, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की एक कंडीशन डाली। कब, 1949 के अंदर। यानी कि अब आफ्टर 1949 जितने भी बैंक खुलेंगे उनको एक मिनिमम कैपिटल की जरूरत पड़ेगी अपने बैंक को चलाने के लिए। उससे पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। One of the key objectives of this act was to avoid cut and throat competition among the banking companies. The act was regulated to opening the new branches and changing the location of the existing branches. यानी कि एक और ऑब्जेक्टिव था, क्योंकि मार्केट के अंदर they were doing like a company business and to control all these things, company banking BRA regulated and opening the new branches so that the cut and throat competition will be come down and people will get the better services. Fourth point, to prevent indiscriminate opening of new branches and ensure balanced development of banking companies by system of licensing. यानी कि अब क्या हुआ, बैंक को लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, नई ब्रांच खोलने के लिए इनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ती थी। ऐसा नहीं है कि एक ही एरिया में 4 ब्रांच खोल दी। So they get the permission to open a branch in the rural areas as well, so that the banking services can be given to the rural areas as well. Assign power to RBI to appoint or reappoint or removal of chairman, director, officers of the bank. This could ensure the smooth and efficient functioning of a bank. इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बैंक्स हैं, नेशनलाइज हैं या जो भी शेड्यूल्ड बैंक्स हैं, उन सभी बैंकों के अंदर जितनी भी हायर लेवल की पोजीशन है उसको हटाने की या उसको रखने की जो सारी की सारी पावर है वो आरबीआई के पास है। यानी कि जैसे एसबीआई के चेयरमैन है, उनको हटाना या रखना आरबीआई के ऊपर डिपेंड करता है। व्हाई इज इट सो, ऐसा है क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है जितने भी इन्वेस्टर है बैंक के अंदर, जितने भी खाता धारक है, उनका जो अमाउंट है वो सेव रहे। अगर कहीं कोई डिसफंक्शनिंग होती है तो वो उनको इमीडिएटली हटा सकते। नेक्स्ट इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। मैं अभी यही बता रहा था अपने लर्नर्स को कि जो इंटरेस्ट है डिपॉजिटर का, पब्लिक एट लार्ज बाय इनकॉर्पोरेटिंग सर्टेन प्रोविजन प्रिस्क्राइबिंग द कैश रिजर्व, लिक्विडिटी रिजर्व रेशियोज, द अनेबल टू मीट द डिमांड ऑफ डिपॉजिटर। यानी कि उनको एक इतना पैसा हमेशा अपने बैंक के पास रखना है। ऐसा नहीं है कि 100 रुपए कमाया, 100 का 100 इन्वेस्ट कर दिया। अब मैंने बैंक से पैसे लेने के लिए गया तो कहते हैं हमारे पास है नहीं। सो द आरबीआई, जो आरबीआई है या जिसको मैं कह रहा हूं बीआरए, दैट टेक केयर ऑफ द कैश रिजर्व और लिक्विडिटी। इसका मतलब बैंक को इतना पैसा हमेशा अपने पास एज ए लिक्विडिटी रखना पड़ेगा। किसके लिए? जो भी डिपॉजिटर है, अगर वो पैसा मांगता है अपना वापस। Provide compulsory amalgamation of weaker banks with the senior banks, thereby strengthen the banking system in India. यानी कि जो छोटे बैंक हैं जो वीक हो रहे हैं उनको बड़े बैंक से साथ मिलाने का काम भी बीआरए एक्ट के अंदर लिखा गया था।
introduce few provisions to restrict foreign banks in investing fund by Indian depositor outside, provide quick and easy liquidation of bank when they are unable to continue further or emigrate with other banks. So these are the few objectives of the BRA, which is Banking Regulation Act, come into the existence in the year of 1949. तो ये हमारे कुछ फंक्शंस हैं किसके, बीआरए के. नाउ सेंट्रल बैंक. अब सेंट्रल बैंक हमारा कौन सा है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज आवर सेंट्रल बैंक. द मेन फंक्शनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक इज टू एक्ट एज ए गवर्नमेंट्स बैंक and guide and regulate the other banking institution in country. So these are the few functions guiding other bank. Issuing currency, यानी कि जो करेंसी है वो कौन छापता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. और जितने भी और बैंक्स है उनको कंट्रोल करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारे सरकार का बैंक है. एक तरीके से सरकार का जितना भी पैसा होता है सारा का सारा आरबीआई के पास ही जमा होता है और आरबीआई ही पूरी कंट्री के बैंक्स को संभालता है. इंप्लीमेंटिंग दी मॉनेटरी पॉलिसी, जब पैसे की जरूरत है मार्केट के अंदर, पैसे को निकालना है मार्केट से, जैसे कि मार्केट के जैसे पैसे की जो मनी वैल्यू इज गोइंग डाउन, तो मॉनेटरी पॉलिसी के जितने भी डिसीजंस है वो सारे के सारे कौन लेता है, आरबीआई लेता है. यानी कि आरबीआई का जो भी गवर्नर है जिसके साइन होते हैं नोट पे, वो पावर्स हैं उनके पास, ये सारी पावर लगी. और सुपरवाइजर टू द फाइनेंशियल सिस्टम, यानी कि सुपरवाइजर मतलब जो भी पूरा फाइनेंशियल सिस्टम इंडिया के अंदर चल रहा है, कंट्री के अंदर चल रहा है, उन सभी चीजों का ध्यान कौन रखता है, आरबीआई रखता है. कैश रिजर्व रेशियो क्या होगी वो भी आरबीआई बताता है. लिक्विडिटी रेशियो क्या होगी वो भी आरबीआई बताता है. इसका मतलब अगर मार्केट से पैसा खींचना है तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर उस रेट को कम कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि पैसा मार्केट से खींच के आ जाए और उसी के ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है. यानी कि अगर मैं बात करूं तो आरबीआई पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करने में हेल्प भी करता है, साथ साथ गाइडिंग द बैंक और इशूइंग द करेंसी. विल डिस्कस मोर एंड मोर ऑन द कमर्शियल बैंक, बिकॉज हमारा जो एक आम आदमी है उसका जो ज्यादा से ज्यादा लेना देना है वो किससे है, कमर्शियल बैंक से. कमर्शियल बैंक, अब अकॉर्डिंग टू क्लेबरस्टन, commercial banks are the institution that make short term loans to the business in the process create money. यानी कि ये डेफिनेशन किसी क्लेबरस्टन ने दी थी कि जो बैंक है, कमर्शियल बैंक है, वो क्या कर रहे हैं, लोन दे रहे हैं जिससे कि बिजनेस चले और वी कैन क्रिएट मोर मनी. सो दैट इज व्हाट आवर डेफिनेशन ऑफ अ कमर्शियल बैंक. अब कमर्शियल बैंक के फंक्शंस क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, बैंकिंग एक्टिविटीज. अब बैंकिंग एक्टिविटीज के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. और सेकेंडरी फंक्शंस में क्या है, नॉन बैंकिंग एक्टिविटीज. यानी कि सबसे पहले प्राइमरी फंक्शन एक्टिविटीज होती क्या है और उसके अंदर में कौन कौन सी एक्टिविटीज हमारी कवर होती है. अब प्राइमरी फंक्शन एक्टिविटीज, तो यहां पर हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को और बात करेंगे कमर्शियल बैंक के फंक्शंस एंड ऑल सभी चीजों की.